शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम पहला आर्टिकल देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कचरे से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुका हूँ, उसको आप एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कचरा को मैनेजमेंट करने के लिए भारत सरकार कुछ नियम कानून लेकर के आई है। ठीक है, कुछ ड्राफ्ट उसने रिलीज़ किए हैं ताकि पब्लिक अपने ओपिनियन को जाहिर कर सके। इस एडिटोरियल में बताया जाता है कि ये जो नया कानून लाया गया है वो कितना अच्छा है, कौन कौन सी उसमें अच्छी बातें हैं, अच्छे प्रावधान किए गए हैं, इसके अलावा उसमें कौन कौन सी कमियां हैं और सरकार को किस प्रकार से संशोधन करने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसने जो कंटेंट रखा है इस नियम कानून में वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। आर्टिकल के शुरुआत में ही कहा जाता है इरादा सही है, लेकिन इसमें जो सामग्री रखी गई है वो भ्रमित करने वाली है। तो ये जो कोर चेंजेस आपने किए हैं इस नियम कानून में ड्राफ्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के द्वारा, है ना, इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? इसमें रिक्वायरमेंट है केयरफुल डेलिब्रेशंस की। ठीक है, मतलब कि आपने जो भी नियम कानूनों में सुधार किया है उसको आप एक बार सावधानी पूर्वक फिर से विचार करिए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा आखिर होता क्या है। इसको हम ई वेस्ट भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण हैं, एक बार आपने इनका यूज़ कर लिया और फिर इनको आपने कचरे के रूप में फेंक दिया, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इमेज है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स हैं, पिछले ही महीने में इसमें हमें संशोधन देखने को मिला था। जब से ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नियम आया है उसके बाद से इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। द रूल्स हैव बीन अमेंडेड ए फ्यू टाइम्स सिंस। जब से ये आया तब से इसमें कुछ न कुछ संशोधन होते रहा है। अब हाल ही में जैसे कि रिसेंट अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है, वो है ड्राफ्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। इसको रिलीज़ कर दिया गया है पब्लिक कमेंट्स के लिए मई के महीने 2022 में। ठीक है, ये काम किसने किया है? ये काम किया है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसमें ईपीआर जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, इसको बनाए रखने की बात तो कही गई है, लेकिन इसमें जो पुराना नियम आया था उससे ये काफ़ी ज़्यादा भिन्न है नया वाला। ठीक है, ई वेस्ट मार्केट के बारे में यहाँ पर बात किया जाता है। सबसे पहली बात, ई वेस्ट रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स। सबसे बड़ा जो चेंज इसमें किया गया है वो ये है कि इसमें इंट्रोडक्शन किया गया है मार्केट को फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स। दूसरी बात यह है, ये जो ड्राफ्ट रूल्स आया है वो ये बताता है कि जो प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का, जैसे कोई मोबाइल निर्माता कंपनी है, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से भी कम 60% उनका जो 60% प्रोड्यूस है वो ई वेस्ट है, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा 2023 तक की इसमें डेडलाइन रखी गई है। तीसरे नंबर में ये बात करी जाती है, एक प्रकार से शिफ्ट देखने को मिल रहा हमें कलेक्शन रेट, है ना। कलेक्शन रेट चेंज हो गया, किसमें? ये चेंज हो गया है रिसाइकलिंग टारगेट में। इसका मतलब ये है कि ना केवल आपको इकट्ठा करना उस कचरे को, बल्कि इकट्ठा करके आपको रिसाइकिल भी करना, है ना। पहले सरकार ने टारगेट ये दी थी कि आप भाई उस कचरे को इकट्ठा करिए, लेकिन अब सरकार कह रही नहीं, उसको आप रिसाइकिल भी करिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इसमें हमें नई शामिल की गई। अब यहाँ पर बात करी जाती है द प्रपोज्ड मार्केट फॉर ई वेस्ट। ई वेस्ट ई वेस्ट के लिए एक मार्केट को भी प्रपोज यहाँ पर किया गया है, मार्केट बनाने की सलाह दी गई। तो ये जो बात है ना, वो ऐसा लगता है कि
ये बात थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगती है, वास्तव में ऐसा हो पाएगा। पहली बात ये है कि जो बड़ी मात्रा में यदि आप लार्ज स्केल में यदि रिसाइकलिंग करते हो ई वेस्ट को, वो आज भी हमारे इंडिया में शुरुआती दौर में स्टार्टिंग में ही है। तो आप कह रहे हैं कि हम इसके लिए एक मार्केट ही तैयार कर देंगे। इसके अलावा सेकंड बात ये है, ज़्यादातर जो रिसाइकलिंग हो रही है वैल्यूएबल मटेरियल की, वो कैरी आउट की जाती है विद इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ज़्यादातर कबाड़ वाले लोग ये काम करते हैं। तो जो फॉर्मल सेक्टर है वो उतना आगे हमारे यहाँ पर नहीं बढ़ पाया, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो जहरीली धातुओं के बारे में जानकारी नहीं रखते। इनसे उनकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, है ना। जैसे कि जला देते हैं, जला करके जो अच्छा अच्छा मेटल है उसको निकाल लेते हैं और फिर वो बेच देते हैं। इस प्रकार से वो काम करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है वो कितनी सेफ़ है, इसका नॉलेज उनको नहीं रहता, तो वो अनसेफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात ऐसी लिखी गई है इसमें, ठीक है, एक ऐसे टाइम में जहाँ पर जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, मतलब वो जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या हम उसको व्यवहार में ला पाएंगे, एक ये भी क्वेश्चन है। इसके साथ साथ में कमेरिकल वायबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यदि कोई कर भी रहा है तो वो महंगी नहीं पड़ना चाहिए। कमेरिकल वायबिलिटी होना चाहिए अलग अलग रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी की, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है जो अप्रोच है किसके लिए, ई वेस्ट कंपोनेंट के लिए, इज़ बीइंग वर्कड अपॉन इन इंडिया, है ना, अभी इस पर काम चल रहा है। और जो टारगेट रखा गया 60% रिसाइकिल करने का, ई वेस्ट जनरेटेड किया गया था 2022-23 में, ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ ज़्यादा ही आशा कर लिया। सेकंड बात यहाँ पर ये करी जाती है, देखो यदि जो हमारा रेगुलेटरी वाला टारगेट है ना, ये क्रिएट करता है एक मार्केट को रिसाइकलिंग के लिए, है ना। जैसे कि यदि मैं रिसाइकलिंग कर रहा हूँ, रिसाइकिल करने के बाद मैं फिर से बेच पा रहा हूँ, तो मुझे दोनों चीज़ चाहिए, एक तो ख़रीदार भी चाहिए और दूसरा मुझे इसमें विक्रेता भी चाहिए और क्रेता भी चाहिए, तब जाके मार्केट बनता। तो यदि हमें क्रिएट करना है रिसाइकलिंग के लिए एक मार्केट को, द एग्जिस्टिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लेयर्स वुड हैव टू प्ले ए क्रूशियल रोल। उस मार्केट में सबसे ज़्यादा काम रहेगा किनका, इनफॉर्मल सेक्टर का भी और फॉर्मल सेक्टर का, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल इसमें अदा करने वाले, है ना। अब इसी के प्रकाश में आप देखोगे तो जो कंप्लीट साइलेंस है ऑन रेगुलेटिंग रजिस्टर्ड, ठीक है, मतलब कि ये है यदि कोई भी कंपनी रिसाइकिल कर रही है तो उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के यहाँ पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। जैसे कि जो कलेक्ट करने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो डिसमेंटल करते हैं, एंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इस पजलिंग, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क में है कि उनका रजिस्ट्रेशन का क्या होगा। तीसरी बात ऐसी है, ठीक, आखिर कौन इंश्योर करेगा कि ये इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, स्टेक होल्डर हैं, entities are carrying out their responsibility in an environmentally safe manner। पर्यावरण के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। या फिर ये जो एंटिटीज़ हैं, संस्था हैं, नो लॉन्गर कवर्ड अंडर ईपीआर फ्रेमवर्क, है ना, क्या वो ईपीआर फ्रेमवर्क के अंदर कवर नहीं किए जाएंगे, ये भी इसमें क्वेश्चन मार्क है। चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पर किया जाता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है ना, वो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ई वेस्ट प्रोसेस्ड इन इंडिया। बहुत बड़ा हिस्सा जो कि इंडिया में कचरा, ई वेस्ट कचरा प्रोसेस्ड किया जाता है, उसकी ज़्यादातर हिस्सेदारी किसके पास है, इनफॉर्मल सेक्टर के पास है। 5वें नंबर पे ज़्यादातर जो ई वेस्ट पॉलिसी है, डिबेट्स है ना, वो किस पर सेंटर्ड है, वो किस पर आधारित है, अराउंड द इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इनटू फॉर्मल सेक्टर। उनका कहना है कि इनफॉर्मल सेक्टर को आप फॉर्मल सेक्टर में बदल दीजिए, सबसे ज़्यादा पॉलिसी मेकर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं।
तो जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट द इंसेंटिव आर फॉर देम टू डू दिस, अब इसके लिए उनको आप कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो इंसेंटिव का यहाँ पर किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है। छठवें नंबर की बात ये है कि आप कुछ सीख सकते हैं यूरोपियन कंट्री के एक्सपीरियंस से, जो कि ये सजेस्ट किया जाता है उनकी तरफ से कि जो रिसाइकलिंग का टारगेट रहता है ना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फॉर रेगुलेटर्स टू मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंपेयर टू कलेक्शन टारगेट, ठीक है ना। कलेक्शन के टारगेट से आप तुलना करोगे ना किसकी, रिसाइकलिंग के टारगेट की, तो वो काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरी बात, जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके लिए इस चीज़ की मॉनिटरिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना, थोड़ा आसान काम नहीं रहता है कि हम उसको टाइम टाइम पे मॉनिटर करते रहें कि कितना टारगेट हो पाया नहीं हो पाया। सातवें नंबर पर एक और क्वेश्चन किया जाता है, क्या ये जो रिसाइकलिंग का टारगेट है वो अप्लाई होगा हर एक कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, या फिर डज इट अप्लाई टू इट्स एग्रीगेट वेट। क्या आप एकदम छोटे छोटे उपकरण के ऊपर भी ये नियम कानून ला रहे हो, या फिर इसको आप वजन के हिसाब से लागू कर रहे हो, है ना। क्योंकि जो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसके अलावा जो कॉस्ट है ये कंपोनेंट के हिसाब से अलग अलग होते रहती। तो जिस कंपोनेंट की कीमत ज़्यादा है, क्या आप उसको रिसाइकिल करोगे पहले, या फिर कम कीमत वाले को पहले रिसाइकिल करोगे, या फिर भारी वाले को करोगे या हल्के वाले को करोगे, है ना। तो ये बात भी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि आप इसको एग्रीगेट कर रहे हो वजन के हिसाब से, तो रूल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इट कुड इंसेंटिवाइज रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स दैट आर इजी एंड इनएक्सपेंसिव। यदि आप वजन के हिसाब से काम करोगे, है ना, तो वो रिसाइकलिंग को इंसेंटिवाइज प्रोवाइड कर देगा। कैसे मटेरियल को, जो मटेरियल सरल हैं, सरलता से आप जिसको रिसाइकिल कर सकते हो, इसके अलावा जो कम एक्सपेंसिव हैं उनको। कौन कौन सी चीज़ आती है इसमें, प्लास्टिक, कॉपर, ग्लास इत्यादि आ जाती हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो कि कॉस्टली हैं और टेक्नोलॉजिकली मोर डिफ़िकल्ट हैं रिसाइकिल करने के लिए, है ना, क्योंकि हो सकता है ये जहरीले हों और हो सकता है इनको रिसाइकिल करने में हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत लग रही। और ये भी हो सकता है कि इनका जो इन्वायरमेंटल प्रभाव है वो और भी ज़्यादा हो, ग्रेट हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में बात करी जाती है ना। तो जो एंटाइटीज़ हैं जिनको आपने कहे हैं कि आप इतना परसेंट 60% का टारगेट हासिल करिए रिसाइकलिंग में, तो इनको जो आप कैसे करके रेगुलेट करोगे, डिमॉन्स्ट्रेटेड कॉम्प्लायंस विद द टारगेट के हिसाब से आप उनको कैसे करके रेगुलेट कर पाओगे। अब आप कह रहे हो मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करती है टू गो अहेड विद रिसाइकलिंग टारगेट। यदि एक मिनिस्ट्री है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड कर लें, है ना, रिसाइकलिंग के टारगेट को, दे शुड कम अप विथ गाइडलाइन ऑन हाउ द रेगुलेटेड एंटाइटीज मस्ट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड कॉम्प्लायंस विद टारगेट। तो यदि आप उनको टारगेट दे रहे हो तो आप उनको ये भी बताओ कि आप अपने टारगेट को कैसे करके प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा इसमें जो कमेटी का गठन किया गया है ना, उसको क्या क्या पावर दी गई हैं। इसमें एक और जो चेंज किया गया है वो ये है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है स्टीयरिंग कमेटी को, जो कि ओवरसी करेगी ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा टाइम टाइम पे मॉनिटरिंग का काम करते रहेगी। सुपरवाइजन एंड रेगुलेशन का काम भी इसको दिया गया। सेकंड बात ये है, ये जो कमेटी है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पर इसके पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है प्रोडक्ट वाइज कन्वर्जन फैक्टर, है ना, प्रोडक्ट वाइज कन्वर्जन फैक्टर। एक प्रोडक्ट यह है, दूसरा वो दूसरी चीज़ आप ये बना ले रहे हो, तो कन्वर्जन का जो फैक्टर है ना प्रोडक्ट वाइज, दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट और
वो वैल्यू को निर्धारित करेगा यदि आपका प्रोडक्ट वाइज कन्वर्जन हो रहा है तो। इसके अलावा स्पेसिफाई करेगी कि कैसे करके इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फंड कुड बी यूटिलाइज, है ना। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फंड को किस प्रकार से आप इस्तेमाल करोगे इसके बारे में भी वो स्पेसिफाई करेगी। इसके अलावा यदि किस प्रकार का विवाद होता तो उसको भी सॉल्व करने का काम ये कमेटी करेगी। एंड रिमूव एनी डिफिकल्टी इन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेगुलेशन। हमने जो रेगुलेशन बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं तो उसको स्मूथली हम कैसे करके लागू कर सकते हैं, ये बात भी कौन देखेगी, ये बात भी देखेगी कमेटियाँ। अब जो कमेटी बनाई गई हैं इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो while the such an institutional mechanism could provide more certainty in implementation में तो काफ़ी ये certainty निश्चितता प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर कमी है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, है ना। कमेटी में उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसा नियम कहता है, नियम ये सजेस्ट करता है कि इसमें एक जो चेयरमैन है सीपीसीबी का क्या बन जाएगा, चेयरपर्सन बन जाएगा कमेटी का, है ना। अब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के कुछ रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और जो आईटी मिनिस्ट्री है वहाँ के भी रिप्रेजेंटेटिव कुछ आ जाएंगे। एंड द एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, यदि कोई कंपनी मोबाइल बना रही है तो उस कंपनी के कुछ एसोसिएशन भी यहाँ पर आएंगे और जो रिसाइकिल करने वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है, सरप्राइज करने वाली बात क्या है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम साइंस एकेडमिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डीम्ड एप्रोप्रिएट। सरकार इनको कोई वैल्यू ही नहीं दे रही, है ना। जो साइंस की जानकार रखने वाले लोग हैं उनको आप कमेटी में शामिल करिए। इसके अलावा सिविल सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कूड़ा कचरा को हैंडल करने के लिए, उन लोगों को भी आप इस कमेटी में शामिल करते। एक इसकी कमी ये बताई जा रही, तो आपने उनको शामिल नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा नियम का मसौदा है ना, कुछ पॉजिटिव बातों को लेकर के आया है ना। इसने एक्सपांड कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज की डेफिनेशन को कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होगा क्या। इसके अलावा इसने अच्छी तरीके से क्लेरिफाई कर दिया है स्पेसिफाइंग द पेनाल्टी फॉर वायलेशन ऑफ रूल। यदि आपने नियम कानून को तोड़ा तो आपके ऊपर क्या पेनाल्टी लगने वाली है। इसने इंट्रोड्यूस किया है, लेके आया है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फंड को। इसमें एक फंड बनाया जाएगा, है ना, जो कि बेस रहेगा किसका, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। जो प्रदूषण करेगा वो ही इसको पैड करेगा, इस सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज किया गया है इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर को, है ना, मान्यता दिया जाएगा यदि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो। इसके अलावा द कोर चेंजेस इट प्रपोज विद इन द ईपीआर फ्रेमवर्क। सबसे बड़ा जो कोर चेंजेस है उसने क्या प्रपोज किया है, ईपीआर फ्रेमवर्क को प्रपोज किया, है ना। फिर भी आज के टाइम में क्या रिक्वायर है, केयरफुली आप डेलिब्रेशन करिए विथ ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स बिफोर द रूल्स आर फाइनलाइज। जब तक नियम कानून पूरी फाइनल नहीं हो जाते हैं, आप जो भी नियम कानून लेके आए हो उसको एक बार फिर से उस पर विचार करिए। इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो हम देखने वाले हैं हाईली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गई। इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में ये टॉप लेवल पर पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है। एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि पूरे विश्व की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थाएं हैं जो कि टॉप लेवल पर रही हैं, है ना। तो इनसे रिलेटेड हम इसको देखेंगे। इसमें एक बात ये कही जाती है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, यूनिवर्सिटी हैं जिनको केंद्र सरकार पैसा देती, फंड देती या फिर उनको सुविधाएं प्रोवाइड करती है, तो वो बहुत अच्छे से काम कर पा रही। इसके अलावा वहीं पर जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। तो इस प्रकार से उनके साथ में सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार को उनको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इसमें इस बात का फोकस किया गया है, एक यूनिवर्सिटी जो कि सिंगल डिसिप्लिन पर आधारित है, एक सब्जेक्ट पर वो खास नॉलेज रखती है ना।
तो सरकार उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना चाहती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रपोज किया गया है कि अब ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी ना, वो मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाली है। लेकिन ये बात उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं ना, वो अभी हाल ही में वर्ल्ड लेवल की जो रैंकिंग आई थी उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, बल्कि जो सिंगल डिसिप्लिनरी वाली संस्थाएं हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाई हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ना, तो हम क्या देखने वाले हैं इसमें, हम देखने वाले हैं स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शॉर्टकट में HEIS बोलते हैं। स्टेट के द्वारा संचालित उच्च शैक्षणिक संस्थानों की तुलना हम करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उच्च शैक्षणिक संस्थानों से, ठीक है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो क्या यहाँ पर राज्य सरकारों के जो HEIS हैं उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस बात पर इस एडिटोरियल में फोकस किया गया है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है हमारी विज़न में, हम हमारी यूनिवर्सिटी को कैसे करके देख रहे हैं। तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग लोकल कंडीशन एंड मार्केट डिमांड इनटू अकाउंट, सरकार क्या काम कर रही है, लोकल कंडीशन को नहीं समझने की कोशिश कर रही और ना ही वो मार्केट की डिमांड को समझ रही है। उस हिसाब से हम अपनी संस्थाओं को ढालें, वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं करें, है ना, उस प्रकार की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। सरकार क्या काम कर रही है, वेस्ट की नकल कर रही है। एप मतलब नकल करना होता है। जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर तो इस प्रकार की जो हायर एजुकेशन है ना, वो सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि वहाँ पर पैसा भरपूर मात्रा में खर्चा किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया की हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है कि हम उनकी नकल कर सकें। हमें हमारी अपनी खुद की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय का जो दृष्टिकोण है ना, उसी के साथ में समस्या, स्थानीय परिस्थिति और बाजार की मांग को आप देखिए, ना कि आप पश्चिम देशों की नकल करिए, ऐसा यहाँ पर बताया जाता। देखिए, हम यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन की चर्चा कब करते हैं? हर साल ये चर्चा होगी, ये प्रकार से एनुअल रिचुअल हो गया, हर साल की एक संस्कृति हो गई है कि हर साल संस्थाओं की चर्चा आने वाली। इन इंडिया टू डिस्कस द इंटरनेशनल रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है HEI को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। कब? जबकि ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम जैसे कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अनाउंसमेंट किया जाता है, उसी समय हर साल ये चर्चा की जाती है। ये भारत की एक संस्कृति बन गई। तो जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, वो रैंकिंग करती है किसी भी संस्था या फिर यूनिवर्सिटी को। कौन कौन से कंपोनेंट है इसके? पहला कंपोनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रोवाइड किया जाता है, एकेडमिक रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन कितनी है। दूसरी बात, एम्प्लॉयर की रेपुटेशन कितनी है। इसके अलावा लड़के कितने हैं और उनके ऊपर पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं, है ना। इसके अलावा सिटिएशन पर फैकल्टी है, इसके हिसाब से सिटिएशंस, उसको वेटेज कितना दिया जाता है? 20% का वेटेज दिया जाता है। यहाँ पर सिटिएशन का मतलब प्रशंसा पत्र होता है। दूसरी बात, आपकी संस्था में क्या किसी प्रकार की इंटरनेशनल टीचर या फिर फैकल्टी काम कर रही है, उसको 5% वेटेज दिया जाएगा। और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो को 5% वेटेज दिया जाता है। क्या हमारे यहाँ चीन से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्या श्रीलंका से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। और दूसरी बात, जो इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क है और जो एम्प्लॉयमेंट का आउटकम है, उसको 0% का वेटेज दिया जाता है। तो एक चीज़ तो हमारे यहाँ पर उत्साहवर्धक रही है ना। तो जो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, टॉप 1000 में ग्लोबली वैश्विक लेवल पर आप देखोगे तो वो 22 से 27 हो गए। पिछले साल टॉप 1000 में से 22 इंस्टीट्यूशन इंडिया के थे, तो इस बार 27 ने 1000 की लिस्ट में शामिल हो गए, है ना। इसके अलावा एंड दैट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसने 23
प्लेसेस मूव किया है अपने आप को टू इमर्ज एज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट इन द 2023 एडिशन। 2023 के एडिशन में जो बेंगलुरु है ना, अपने आप को बहुत इसने काम किया, लगभग बताया जा रहा मूव अप टू 31 प्लेसेस। अब यहाँ पर एक और बात करी जाती है IOE की, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जिसको बोला जाता है शॉर्टकट में IOE, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। तो ये किस प्रकार की संस्थाएं रहती हैं? तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सीरियस डिबेट नहीं होती है ऑन द एब्सिमल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बेयरिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। अब IOS की जो ऑक्यूपेसी है स्पेशल प्लेस में, वो आखिर क्यों है ना, स्पेशल स्थान ये रखते क्यों हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप देखोगे तो पहली बार यहाँ पर ग्रांट किया जाता है मोर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। IOE ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सरकार ने कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी है एकेडमी से रिलेटेड और उनके प्रशासन से रिलेटेड। इसके अलावा जो पब्लिक IOEs हैं, जो सरकारी IOEs होती हैं ना, इनको सरकार कुछ ज़्यादा ही फंड प्रोवाइड करती है, इसलिए उनका जो डोमिनेंस है टॉप 500 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है ना। तो कुछ जो प्राइवेट वाली IOEs हैं सरकार उनको थोड़ा ऑटोनॉमी देती है। इसके अलावा यदि यही जो IOEs हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हो गई तो सरकार उनको ज़्यादा फंड प्रोवाइड करती है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। अब यहाँ पर बारी आती है केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाने जाने वाले संस्थाएं। तो उनके साथ में स्टेप मदरली की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि सौतेला व्यवहार किया जाता है राज्य सरकार की संस्थाओं के साथ में। अमंग द अदर HEIS 2 देयर इज ए ग्रेट इनइक्वालिटी, है ना। इनके अलावा भी कुछ कुछ इनइक्वालिटी है हमारे शैक्षणिक व्यवस्था में। अब एक सर्वे दिया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 का ये डेटा है ना। इसमें क्या कहा गया है, 1043 HEIS हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से 184 कैसी हैं, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस। 1000 में से लगभग 200 संस्थाएं को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रही है। और जब उनको फंड प्रोवाइड कर रही है ना तो काफ़ी उदार हो जाती है। किस मामले में, एलोकेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दिस इंस्टीट्यूशन। जब भी ये फाइनेंशियल रिसोर्स रुपये पैसे से मदद करती है तो काफ़ी उदारतापूर्वक व्यवहार करती है ना। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है प्रोवाइडेड की जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, HEIS को। वहीं यदि स्टेट गवर्नमेंट अपने संस्थानों को सपोर्ट करेगी तो वो उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा दे नहीं पाती, है ना। तो जो उतनी ज़्यादा एडिक्वेट पर्याप्तता से बहुत पीछे। इवन दाउ द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन इज लार्जेस्ट इन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, जबकि आप देख रहे हो सरकार के ऊपर कितना बोझ है। राज्य सरकार जो यूनिवर्सिटी चला रही है, फंड दे रही है, वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की संख्या लार्जेस्ट है, 13,97,527। इसके बाद नंबर आ जाता है 9,22,944 ओपन यूनिवर्सिटीज़ का ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इनरोलमेंट। यदि सरकार ने स्पॉन्सर करी है किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान को तो उसका जो पैसा है वो कहाँ पर चले जाएगा, सैलरी को देने के लिए, इसके अलावा पेंशन देने में, ये सब में पैसा खर्च हो जाता है। जबकि देखा जाए ना तो यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी है 2019-20 में, और 2015-16 से आप तुलना करोगे ना तो 30.5% की बढ़ोतरी हमें यूनिवर्सिटी में देखने को मिली है। तो जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है ना, इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, इस ग्रोथ को देखते हुए। जिस हिसाब से आपने खाली यहाँ एक यूनिवर्सिटी बना दी है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी बना दी है, लेकिन पढ़ाने के लिए फैकल्टी तो चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो खाली यूनिवर्सिटी बना देने से काम नहीं होता।
तो यहाँ हम उदासीनता देखते हैं केंद्र सरकार के एटीट्यूड में, सी इन फिलिंग अप फैकल्टी पोजीशन। तो जब कभी भी फैकल्टी की फिल करने की बात करी जाती है तो यहाँ पर उदासीनता दिखती है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा फंड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। इसी ने तो जो टीचिंग की क्वालिटी है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, और साथ ही साथ रिसर्च को भी प्रभावित किया है इस प्रकार। ठीक है, तो शैक्षणिक और जो व्यावसायिक विकास प्राप्त करने के लिए कभी भी वित्तीय और अन्य संसाधन उनको नहीं मिल पाए। फैक्ट वाली बात यही है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है और जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च का आउटपुट है, दैट पॉलिसी मेकर एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, वो कभी नहीं मिल पाया। वो हमेशा इल्यूजिव ही रहा है, क्योंकि ये जो HEIS है ना, हैव नेवर हैड फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू अटेन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कंडीशन है तो केंद्र सरकार वाली यूनिवर्सिटी अच्छे से काम करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटी अच्छे से काम करेगी? तो इसमें केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, है ना। यदि स्टेट और स्पॉन्सर काउंटर पार्ट से आप तुलना करोगे तो बेहतर केंद्र सरकार की ही नज़र आने वाली है। तो ऑन ऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सभी इंडिकेटर में आप तुलना करके देख सकते हैं। पहली बात, फैकल्टी की स्ट्रेंथ को आप देख लीजिए, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। इसके अलावा जो लेबोरेटरी है वो मॉडर्न है या नहीं है, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सुविधाएं कैसी हैं, इसके अलावा लाइब्रेरी डिजिटल है या नहीं है, ठीक है। और स्पॉन्सर किस प्रकार से चल रहा है, स्पॉन्सरिंग का काम रिसर्च और जॉइंट प्रोजेक्ट ग्रांट के मामले में, इसके अलावा कंप्यूटिंग की फैसिलिटी किस प्रकार से, सारे के सारे आप तुलना कर लीजिए। इसलिए जो स्टेट फंडेड HEIs है ना, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हैं, और फिर जो वर्ल्ड क्लास में जो रैंकिंग मिल रही है उसमें ये कभी भी सामने आगे टॉप में नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या है ना, ये कॉन्सिक्वेंसेस है किसका, अनइक्वल और अनफेयर सिस्टम का, इंडियन हायर एजुकेशन का, है ना। जहाँ पर जो स्टेट स्पॉन्सर HEIs हैं आर प्रोवाइडेड स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। दूसरी बात, पोजिशनड पुअर विस एविस वाइज सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन, कुल मिलाकर के सेंट्रल वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो इससे हम क्या देखते हैं, नो रैंकिंग सिस्टम सीम्स टू रेशनली रैंक इंस्टीट्यूशन आफ्टर एग्जाम इन देयर। क्या होता है, जो रैंकिंग सिस्टम होता है ना, वो क्या क्या भागों का ध्यान रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट कैसा है, इसके अलावा फाइनेंशियल पेडिसमेंट कैसा है। दे ओनली पे अटेंशन टू परफॉर्म मैट्रिक बेस्ड ऑन एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड अदर अचीवमेंट। उसने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किया है, एकेडमिक स्ट्रेंथ उसकी कैसी रही है। अब वही यहाँ पर बताया जाता है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विजन को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा, पहली बात ये है उसका विजन क्या है, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी हम उनको बनाएंगे 2040 तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 क्या कहती है कि जितनी भी जो HEIS हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बन जाएंगी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन 2040 तक। पहला काम तो ये करना। दूसरी बात ये है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में हमें बढ़ाना है ना। इसमें इंक्लूड है वोकेशनल एजुकेशन भी। वोकेशनल एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक, 26.3% 2018 में है, 50% की वृद्धि हम कर देंगे इसमें 2035 तक, मतलब 26 से हम सीधे 50% को अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। तीसरी नंबर की बात यह है, हर एक जिला में हम एक यूनिवर्सिटी इस प्रकार की स्थापित करेंगे, HEI स्थापित कर देंगे, या नहीं भी कर पा रहे हैं तो नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिला के पास में तो कम से कम इस प्रकार की हायर एजुकेशन सिस्टम हम स्थापित करेंगे, ठीक है। और तीसरी नंबर की बात यह है, सिंगल स्ट्रीम स्पेशलिटी वाली जो संस्थाएं हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है, मैथ्स को लेकर के उसने महारत हासिल करी है,
हम उसको मैथ्स अकेले में नहीं, मेडिकल वाला भी कहेंगे कि आप मेडिकल की पढ़ाई करवाइए, ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है, अभी हम वर्ल्ड लेवल की टॉप रैंकिंग देखे हैं ना, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थाएं अच्छे से काम नहीं कर पाई हैं, है ना। तो इसलिए आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पर संस्थाओं के नाम बताए जाते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है। इन्होंने अपनी पोजीशन में थोड़ी सी गिरावट हासिल करी है, स्लिप हो गई अपनी पोजीशंस में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप जो कह रहे हो ना कि हम सबको बिल्कुल नेशनल थिंकिंग में जोड़ देंगे, नेशनल एजुकेशन की प्रपोजल में, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान लीजिए, अपना दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत है। यदि आप क्लोज स्टडी करोगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, पहली बात ये पता चलता है कि जो सिंगल स्ट्रीम वाले संस्थान हैं ना, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IISc, इन्होंने परफॉर्म किया है बेटर देन देयर मल्टी डिसिप्लिनरी काउंटर पार्ट, है ना। मतलब कि यदि सिंगल डिसिप्लिनरी वाली कोई संस्था है तो वो अच्छा काम कर रही है, उसको एक ही चीज़ पे काम करना है। लेकिन वहीं जहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी आ जाती है तो वहाँ फिर काम बढ़ जाते हैं, 1 2 3 4, कहाँ कहाँ ध्यान दोगे आप। दूसरी बात ये है, 8 IITs जिसमें शामिल दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और इंदौर, है ना, ये टॉप 500 में जगह बना पाई हैं। इसमें एक और चीज़ शामिल कर दीजिए आप, IIC बेंगलोर को। तो जो IIT इंदौर है ना, उसको रैंकिंग मिली है हाईएस्ट, किनमें, सेकेंड जनरेशन की IITs में, बाय सिक्योरिंग 396 पोजीशन। इसको 396 नंबर का पोजीशन मिला है 500 में से देखोगे तो। इसके अलावा जो IIT BHU है ना, तो ये कहाँ पर इसकी पोजीशन रही है, 651 से 700 के बैंड में ये रही है। एक बात और कही जाती है, देखिए यदि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना ही ना, तो 15 से 20% की आप मिलावट कर सकते हो, इतना तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन आप 100% ही कर दोगे ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो इस प्रकार आप देखोगे, आपने कहीं कोई स्टडी देखी है क्या जो इस बात को सपोर्ट कर रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी अच्छे से काम कर पा रही है। पश्चिम के देशों में क्या हो रहा है, तो इस प्रकार का जो आइडिया है मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, वो काम करता है पश्चिम में। तो जो HEIS है, इनमें ये इन्वेस्ट करते हैं सब्सटेंशियल रिसोर्स को, है ना, बड़ी मात्रा में ये पैसा यहाँ पर लगाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में, ताकि रिसर्च हो सके थ्रू प्राइवेट एंड पब्लिक रिसर्च। तो इसमें रिसर्च दोनों ही करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी करता है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है। इसके अलावा इसमें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही साइज को आप सब जगह फिट कर रहे हैं। मे नॉट बी हेल्प टू इंडिया, वन साइज फिट्स ऑल, ये अप्रोच इंडिया में काम नहीं करने वाली। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू बिल्ड एंड डेवलप आवर हायर एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है उसको आप बनाइए, उसको आप डेवलप करते जाइए, इस चीज़ की ज़रूरत है ना। जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडियन कंडीशंस हैं उसको आप अपने दिमाग में रखिए, मार्केट को अपने दिमाग में रखिए, तब जाके हमारी जो हायर एजुकेशन है वो टॉप 1000 में शामिल हो पाएंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन की समस्या से लेकर के, ठीक है। भारत में पोषण की क्या समस्या है, भारत में पोषण का क्या स्टेटस चल रहा है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, और जो नया शिशु होता है जिसका जन्म होता है, कब तक उसको दूध पिलाना है, कब उसको सप्लीमेंट्री फूड देना है ना, हाथों से मसल करके नरम भोजन आप उसको कब से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे के जन्म से लेकर के जो 1000 दिन रहते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसी दौरान उसका विकास होता है ना, उसका बॉडी का विकास होगा, उसके माइंड का विकास होगा, और यही चीज़ उसके फ्यूचर को बनाती है। फ्यूचर में उसकी पढ़ाई लिखाई में बच्चा कैसा रहेगा, उसका शरीर डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हाइट उसकी बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, वजन उसका कैसा रहेगा, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि सबसे ज़्यादा फोकस करने योग्य है ना। तो गवर्नमेंट को
जो गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनकी पोषण पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। इसमें आ जाती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, वो भी काफ़ी क्रूशियल रोल अदा करती हैं। तो इसी को लेकर के ये आर्टिकल छपा है। भारत को ज़रूरत है किस बात की कि वो डायरेक्ट जो न्यूट्रिशन इंटरवेंशन है, सीधे सीधे हमें पोषण पर ध्यान देना है, डायरेक्ट फोकस पोषण पर ही हमारा रहना चाहिए और उसी में सरकार को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। तो भारत को प्रत्यक्ष रूप से पोषण हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। लाइफ के मतलब बच्चे के जन्म से लेकर के जो 1000 दिन रहते हैं, ठीक है, ये काफ़ी क्रूशियल रहते हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन, चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस इन फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ नीड प्रायोरिटी, है ना। जीवन के जो 1000 दिन है किसी भी बच्चे के, वहाँ पर प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है सरकार को। देखिए, हमारा जो इंडिया है वो लॉन्च कर रहा है सेलिब्रेशंस, 75वीं एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस, आज़ादी का 75वां साल भारत मना रहा है ना। तो इस बार भारत इस बात पर ये गर्व कर सकता है कि हम सिग्निफिकेंटली रूप से एडवांस हुए हैं साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में और मेडिसिन के मामले में हमने अच्छी प्रगति की है। अब इसमें ऐड करोगे कंट्री का जो एंशिएंट, ट्रेडिशनल और सिविलाइजेशन नॉलेज है ना, बेस, विजडम एंड वेल्थ, इसमें भी भारत ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। वो ये सारी चीज़ों को बताता है कि भारत पहले भी आगे था। लेकिन हाल में देखा जाए तो हमारा देश पूरी तरह से खतरों से आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया। पहली बात ये है ना, इट इज़ डिसकंसर्टिंग दैट इवन आफ्टर 7 डिकेड ऑफ द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, अभी भी इंडिया प्रभावित है पब्लिक हेल्थ इशू को लेकर के, जैसे कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन से, बच्चों में कुपोषण। 35% बच्चे कैसे हैं, स्टंटेड हैं, हाइट नहीं बढ़ पा रही उनकी। दूसरी बात, 67% बच्चे कैसे हैं, अनीमिया से जूझ रहे हैं, एट्रीब्यूटिंग टू 68.2% ऑफ अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी, है ना, जो कि एट्रीब्यूट कर रहा है 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, 68% बच्चे क्यों मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन के कारण, बच्चों में कुपोषण के चलते चलते। पुअर न्यूट्रिशन की बात यहाँ पर करी जाती है। यदि आप किसी को अच्छा न्यूट्रिशन पोषण नहीं दे पा रहे, खाना अच्छा किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो उसका जो हेल्थ है और वो जिंदा रहने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ में यदि कोई बच्चा है, वो सीखने की उसकी जो कैपेबिलिटी है ना, कैपेसिटी है, वो कम होती है। स्कूल में बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, यदि वो एडल्ट हो जाता है ना, तो ऐसे टाइम में वो कमाई अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्वस्थ ही नहीं है, और रिस्क बढ़ जाता है कुछ क्रॉनिक डिसीज़ का, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी। इस प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। पोषण अभियान की बात करी जाती है यहाँ पर, है ना। अच्छी न्यूज़ ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय वाली हो गई है, उसने माइंड में बात बैठा ली है ना। विथ एन एग्रेसिव पुश टू नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, सरकार NNN की तरफ बढ़ रही है। इसको सरकार ने नया ब्रांड दे दी है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, शॉर्टकट में कहें तो पोषण अभियान। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को सरकार ने नया नाम दे दी है पोषण अभियान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, महिलाओं में कुपोषण को कम करना, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडोलसेंट गर्ल हो, है ना। तो इनको भी, जो किशोरी बच्चियां हैं, उनमें कुपोषण की समस्या को ख़त्म करना है। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री को अलाइन करने की भी बात करी जाती है ना। तो आप ऐसे जो भग रहे हो तो आप ऐसे करके भगिए, मिल करके भगिए, ट्रेन के इंजन के जैसे में जो डिब्बे लग रहे थे उस टाइप से। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड है, कंटिन्यू टू बी द नोडल मिनिस्ट्री। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री किसको बनाया गया है, मिनिस्ट्री और ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड को बनाया गया।
ये इम्प्लीमेंट करेगी NNM को। इसका विज़न रहेगा अलाइन डिफरेंट मिनिस्ट्री को, अलग अलग जो मिनिस्ट्री है एक साथ में आकर के काम करें, ये ध्यान रखा जाएगा। एक विंडो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। पहले 1000 दिन यदि कोई भी बच्चे का जन्म होता है, जिसमें से 270 दिन तो प्रेगनेंसी के हो जाते हैं और बाकी जो 730 दिन है ना वो आ जाते हैं। मतलब 0 से 24 मंथ के बीच की बात ये की जा रही है। ग्लोबल और जो इंडियन एविडेंस है वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी का, जो कि प्रिवेंट करता है बहुत ही बड़ी मात्रा में इरिवर्सिबल स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब हाइट रुक जाना, अवरुद्ध हो जाना 2 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनकी। पोषण अभियान, जिसको हम पोषण अभियान 2.0 बोल रहे हैं, किस बात पर जोर देता है? हाई इम्पैक्ट इसेंशियल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देता है ना। जरूरी जो पोषण है उसमें सरकार इंटरवेंशन करेगी। दूसरी बात, कंबाइंड विथ न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन, न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन पर भी ध्यान देता है। ठीक है, इससे क्या होगा? इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है मदर पर, इन्फेंट पर और यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन पर। अब कुछ इसमें इम्प्रूविंग कवरेज भी देखने को मिलते हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस। ठीक है, इसके अलावा वुमेन को एम्पावरमेंट करने की बात करी जा रही है, और अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर। पानी में भी ध्यान दिया गया है ना कि स्वच्छ अच्छा पानी अवेलेबल कराया जाएगा। सैनिटाइजेशन पर ध्यान देता है। इसके अलावा हाइजीन पर भी ये 2.0 ध्यान देता। दूसरी बात, आप घर का ही खाना खाइए, घर में ही आप सब्जी उगाइए और घर में ही आप पोषण प्राप्त करिए, इस बात पर भी ये फोकस करता है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के डाटा भी यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। ये डाटा है NFS 5 का 2019 से 2021। यदि आप कंपेयर करोगे 2015-16 के डाटा NFS 4 से 5 की यदि आप तुलना करोगे तो हमें सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पिछले 4 से 5 साल के पीरियड में। चौथा डाटा और 5वें डाटा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। कई सारे इसके जो प्रॉक्सी इंडिकेटर है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के हमें देखने को मिले, और जिसके लिए सरकार इस बात की क्रेडिट ले सकती है कि महिलाओं को उसने एम्पावरमेंट करी है। दूसरी बात ऐसी है, हमें कुछ सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिला। किसमें? एंटीनेटल केयर सर्विस में। एंटीनेटल मतलब केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इस प्रकार की सर्विस में 58.6% से 70% में ये डाटा आ गया। पहले 58% महिलाएं ये सर्विस उठा रही थी, आज का टाइम ऐसा हो गया कि वो 70% महिलाएं इस प्रकार की सुविधाएं ले पा रही हैं। तीसरी बात, वुमेन हैविंग देयर आउन सेविंग बैंक अकाउंट। पहले 63% था, बढ़ करके 78% हो गया सेविंग अकाउंट। ऐसी महिलाएं जिनके पास खुद का अपना मोबाइल फ़ोन है, पहले 45% थी, आज के टाइम में 54% हो गई। ऐसी महिलाएं जिनकी शादी 18% से कम उम्र में हो जाती थी, वो 26% थी, अब वो कम हो करके 23.3% हो गया, है ना। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिन्होंने कम से भी कम 10वीं तक या फिर 10वीं से ज़्यादा की स्कूलिंग करी है, वो 35% से 41% हो गया। एंड एक्सेस टू क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, पहले 43% महिलाएं एक्सेस कर पा रही थी, आज के टाइम में 68% महिलाएं ऐसी हैं जो कि गैस से खाना बना रही हैं। अब हम अपने आर्टिकल को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसको यदि आप और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये जो वेबसाइट है edubuckets.blogspot.com, ठीक है, यहाँ पर आप जाइए और इसको आप विजिट करिए। यहाँ पर कुछ आर्टिकल जिनको मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूँ या टाइम हो जाता है, कभी कभी बना नहीं पाता हूँ, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स के रूप में जानकारी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर विजिट करते रहिए edubuckets.blogspot.com।